कि राजस्थान की मृदा कितने प्रकार की होती है। तो मृदा या जो मिट्टी है, उस मिट्टी से जुड़ा हुआ ही एक महत्वपूर्ण और टॉपिक हमारे साथ-साथ चलता है, वो है मृदा अवनयन की समस्या। अब मृदा अवनयन या डिग्रेडेशन का जो है, क्या है? तो ये सारी चीज़ें आप समझते हैं। अवनयन का अर्थ होता है कि जो जिस ओरिजिनली जिस फॉर्म में है, उस फॉर्म में नहीं रहता है और वो बदल जाता है। यानी चेंज हो जाता, चेंज कैसे हो सकता है कि या फिर तो वो अल्कलाइन होगी या सलाइन हो जाएगी। यानी अगर मिट्टी अम्लीय हो जाती है, तो भी हम मृदा का अवनयन करेंगे और अगर मिट्टी क्षारीय हो जाती है या खारी हो जाती है, तो भी हम उसे मृदा का अवनयन कहते हैं। तो आइए जानते हैं कि सबसे पहले तो हम बात करेंगे मृदा अवनयन क्या है, किस प्रकार से चलता है, कौन-कौन सी कह सकते हैं कि इसके अंदर प्रोसेस चलती है। तो उन सभी कारणों को बारे में बातचीत करेंगे और उसके बाद लास्ट में जो अभी तक हम मृदा के चैप्टर में हमने जो भी पॉइंट्स पढ़े हैं, उन सभी पॉइंट्स को हम एक बार वापस पुनः देख लेंगे। तो आज का जो जैसा कि हमारा टॉपिक है मृदा अवनयन किस प्रकार से चलता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मृदा का जो अवनयन है, वो कितने प्रकार का होता है। मृदा के अवनयन के कितने प्रकार हैं, किस प्रकार से ये मृदा अवनयन की प्रक्रिया घटित होती है। बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मृदा अवनयन का 2 तरीके हैं, किस प्रकार से होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि पवन द्वारा होगा, उससे पहले हम देखेंगे कि जो मृदा है और मृदा का जो आवरण है, जो धरातल के ऊपर हमारी जो क्रस्ट पर बिछा हुआ जो मिट्टी का आवरण है, अगर उसी का किसी प्रकार से उसका डिग्रेडेशन हो जाता है, उसका कटाव हो जाता है या फिर उसका विनाश हो जाता है, तो उसे हम मृदा का अपरदन कहते हैं। तो मृदा अपरदन भी एक प्रकार के कारक है। तो हम उसके अवनयन के अंतर्गत सबसे पहले हम अपरदन की बात करेंगे और जब मिट्टी का जो इस प्रकार से अपरदन होता है और अपरदन जब इस प्रकार से फैलता है, तो उसे हम रेंगती हुई मृत्यु कहते हैं। याद रखिएगा, रेंगती हुई मृत्यु का अर्थ क्या है? क्रीपिंग डेथ का अर्थ क्या है कि क्रीपिंग डेथ क्या होती है? तो क्रीपिंग डेथ का अर्थ होता है कि धीरे-धीरे मिट्टी की जो ऊपरी परत है, वह अपरदित होकर वो इस प्रकार से अनुपयोगी हो जाती है, जो धीरे-धीरे मरणासन हो जाती है, तो उसे हम रेंगती हुई मृत्यु के नाम से जानते हैं। तो मृदा अपरदन के लिए हम कह सकते हैं कि कई कारक उसके लिए अ, उत्तरदायी होते हैं, उसमें से सबसे पहला जो कारक है उसके अंतर्गत हम बात करेंगे कि पवन। अब पवन जो होता है उसका जो वर्क रहता है, उसका वर्किंग जो एरिया होता है, वो रहता है डेज़र्ट। और राजस्थान में जितना भी जो अपरदन होता है उसमें सबसे बड़ा जो कारक है, जो उत्तरदायी कारकों के अंतर्गत अगर गिने तो वो है हमारा पवन या विंड। अब पवन द्वारा जो अपरदन है वो शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में सबसे अधिक होता है, ये हमें पता है। तो इस प्रकार के अपरदन में क्या होता है कि जो वायु है, वो मिट्टी की परत को काट कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर बिठा देती है। यानी एक स्थान से वो काटेगी और काटने के बाद अपने साथ बहा कर किसी दूसरे स्थान में बिछा देगी। कहीं पर वो गड्ढे बना देगी, तो कहीं पर वो सैंड ड्यून या धोरे का निर्माण है कर देती है। तो इस प्रकार से अपरदन की जो प्रक्रिया है, वो चलती रहती है शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में। तो धरातल की जब ऊपरी परत जिसमें हमारे विभिन्न प्रकार से जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, या मिट्टी की जो संरचना होती है, तो मिट्टी के लिए जो आवश्यक जो पदार्थ होते हैं, वो मिट्टी की ऊपरी परत में ही पाए जाते हैं। तो ऐसे में जब तेज गति से बहती हुई पवन अपने साथ उस ऊपरी परत को उड़ा ले जाती है, उसे नुकसान पहुँचाती है, तो वो जो क्षेत्र होता है, वो धीरे-धीरे अनुपजाऊ बन जाता है। तो इस प्रकार से तेज बहती हुई जो हवाएँ होती हैं, न केवल उन ऊपरी परत को हटा देती है, बल्कि उन हटाए हुए पदार्थों को किसी खत अ, जो बोया हुआ खेत है, जहाँ पर फसल उगी हुई है, वहाँ पर भी वो बालू को जमा कर देती है। इसके कारण क्या होता है कि जो बीज होते हैं, जो अंकुरित होने वाले होते हैं, वो अंकुरित नहीं हो पाते। इस प्रकार से पवन जो है, अब न केवल अपरदन के द्वारा, बल्कि अपने निक्षेपण कार्यों से भी वहाँ की जो मिट्टी है, उसको प्रभावित करती है। जब मिट्टी प्रभावित होती है, तो वहाँ की फसलें प्रभावित होती हैं, फसलें प्रभावित होती है, तो अर्थव्यवस्था, आप और हम सभी प्रभावित होते हैं। तो पवन द्वारा अपरदन वहाँ की मिट्टी की यानी राजस्थान की मिट्टियों की सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी जो समस्या है वो जल द्वारा अपरदन। अब पानी जो है वो पहाड़ी जो क्षेत्र है जैसे कि अरावली क्षेत्र है। तो अरावली क्षेत्रों में या जहाँ पर
खड़ी ढाल वाले जो क्षेत्र हैं, तो वहां पर तेज गति से बहता हुआ जो पानी है, वो वहां पर क्या करता है कि जो उपजाऊ मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है, उसको अपने साथ बहाकर वो ले जाता है। तो इस प्रकार से मिट्टी की जो ऊपरी परत जो काफी उपजाऊ उपजाऊ होती है, वो उसके साथ बहकर चली जाती है। तो इस प्रकार से जो राजस्थान में है, इस प्रकार की जल धारा अपरदन की समस्या भी देखी जाती है। तीसरी जो समस्या है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कई बार पूछी जाती है, इसे कहा जाता है अवनालिका अपरदन। अवनालिका या अवनलिका अपरदन। अब अवनलिका अपरदन क्या होता है? तो अवनलिका अपरदन मुख्यतः जो तेज ढाल वाले क्षेत्र होते हैं, वहां पर होती है। तो इस प्रकार से वर्षा से जो गहरी हुई कुछ नालियाँ बन जाती है। तो नालियाँ किस प्रकार से बनती है कि जिस प्रकार से पानी जब मैदानी क्षेत्र में बहता है, तो आप देखेंगे कि वो छोटी-छोटी सी नालियाँ बना देता है, उस धरातल को बीच में से काट देता है। जैसे कि यहाँ पर हम चित्र के माध्यम से सीखते हैं कि किस प्रकार से ये प्रक्रिया घटित होती है। तो हम देखेंगे कि जैसे कि ये प्लेन सरफेस है और प्लेन सरफेस के अंतर्गत यहाँ पर पानी बह रहा है और यहाँ पर ये गड्ढा बना दिया, यहाँ पर इसने गड्ढा बना दिया, यहाँ पर इस प्रकार से गड्ढा बना दिया। तो ये जो प्रक्रिया है, इस प्रकार से नालियाँ बन जाती है। अब ये जो नालियाँ हैं, वो किस प्रकार से, ये यहाँ पर आप देखेंगे कि इस प्रकार से लंबी-लंबी सी नालियाँ। अब मैदानी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र में इस प्रकार से जब नालियाँ बन जाती है, तो भूमि का जो अधिकांश जो भाग होता है, वो इस प्रकार से समाप्त हो जाता है। अब नालियाँ कैसे बनी कि पानी जो है, पानी ये प्लेन सरफेस है, ये मैदान है और मैदान से ये खड्डे हो गए, तो पानी जब कह सकते हैं इसके अंदर से फ्लो हो रहा है। पानी जब बहेगा, तो इस प्रकार से नालियाँ कुछ गोल आकार की और कुछ निकुले आकार की, किसी भी आकार की हो सकती है, लेकिन ये जो नालियाँ बन जाती हैं, ये ज़मीन को पूरी तरह से खराब कर लेती है और वहाँ पर किसी प्रकार से कृषि कार्य नहीं हो सकते हैं। तो अक्सर आप अपने खेतों में या फिर जहाँ पर जल का बहाव का जो क्षेत्र है, वहाँ पर इस प्रकार की प्रॉब्लम को आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से जिसे गुलिविल इरोजन या गुल्ली इरोजन के नाम से इसे जाना जाता है। तो ये गुल्ली इरोजन का वर्क है, यहाँ पर राजस्थान में एक समस्या के रूप में देखा जाता है। तो वर्षा से इस प्रकार की कृषि भूमि में नालियाँ बन जाती हैं और नालियों को, जब बड़ी-बड़ी नालियाँ होती है, तो उसे हम बीहड़ कहते हैं। तो बीहड़ होती है या फिर कटा-फटा सा क्षेत्र होता है। तो कटा-फटा क्षेत्र या बीहड़ की जो भूमि है, वो हमें कहाँ पर देखने को मिलती है? तो चंबल नदी का जो क्षेत्र है या चंबल नदी की जो द्रोणी है, यानी उसका जो ड्रेनेज पार्ट है, वहाँ पर बीहड़ या उत्खात भूमि को हम कहते हैं बैड लैंड टोपोग्राफी। इसे हम कहते हैं बैड लैंड टोपोग्राफी। याद रखिएगा, ये अवनलिका अपरदन, इसको इंग्लिश में कहते हैं गुल्ली इरोजन। और गुल्ली इरोजन के कारण जो आपके स्ट्रक्चर्स क्रिएट होता है पूरा का पूरा, उसे हम हिंदी में तो कहते हैं, पहले हम कहते हैं हिंदी, इंग्लिश में कहते हैं उसको बैडलैंड टोपोग्राफी, या हिंदी में इसे कहा जाता है, हिंदी में इसे कहा जाता है उत्खात भूमि, या इसे बीहड़ के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार की जो सिचुएशन है, वो हमें देखने को मिलती है, जहाँ पर अवनलिका अपरदन होता है। अब ये अवनलिका अपरदन किस प्रकार से होता है? तो हम इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। इस प्रकार से जो नालियाँ बन जाती हैं, आप देख पा रहे होंगे कि इस प्रकार की जो नालियाँ हैं, वह नालियाँ जब बन जाती हैं, तो उसे उत्खात भूमि, तो इस प्रकार की बड़ी-बड़ी नालियाँ होती हैं, उन्हें बीहड़ कहते हैं। कहते हैं ना कि चंबल में डाकू रहते हैं, या चंबल के जो बीहड़ है, उस बीहड़ में फूलन देवी का निवास था, या जो गुज्जर डकैत, जो जगन गुज्जर नाम के जो डकैत थे, वो उनका जो क्षेत्र था, वो इस प्रकार से चंबल नदी के क्षेत्रों में देखने को मिलता है। इस प्रकार से जो इरोजन होता है, उसे हम अवनलिका अपरदन या गुली इरोजन के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से जो गुली इरोजन की जो प्रक्रिया है, ये जो समस्या है, वो हमारे लिए काफ़ी, राजस्थान के संदर्भ में देखा जाए, तो काफ़ी नुकसानदायक देखी जाती है। तो चंबल का जो क्षेत्र है, तो चंबल या चंबल का जो बहाव क्षेत्र है, जिसे कहा जाता है हाड़ौती, ठीक है? हाड़ौती के अंतर्गत सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में आपको इस प्रकार की जो भूमि या अवनलिका अपरदन के बारे में देखने को, ऐसे स्ट्रक्चर्स देखने को मिल सकते हैं। ये थोड़ा-सा एक चित्र है, जिस प्रकार से आप देख सकते हैं। इसके अंतर्गत क्या आ गया कि चंबल का जो बीहड़ का जो चित्र है, एक कॉन्सेप्ट चल रहा है कि चंबल की जो बीहड़ है, उसको किस प्रकार से हम आयरन से जिस प्रकार से सलवटें निकालते हैं, उसी प्रकार से अभी आवश्यकता इस प्रकार से है कि हज़ारों लाखों हेक्टेयर की जो भूमि है, वो इस प्रकार से व्यर्थ पड़ी है और इस व्यर्थ भूमि को एक समतल बनाने के लिए
आवश्यकता है कि इसी प्रकार की एक आयरन चलाई जाए और बीहड़ वाला जो क्षेत्र है उसको एकदम सपाट करके मैदान बनाया जा सकता है। अगर हम प्लान्ड सिटी की बात करते हैं ना कि प्लानिंग की जाती है, तो हम कैसे प्लानिंग करेंगे? तो हमारे पास अगर कोई सलाइन वाटर या सलाइनिटी का कोई क्षेत्र है, जिसमें खारी भूमि पाई जाती है, तो हम क्या करेंगे? वहाँ पर नई मिट्टी डालकर उसको साफ करने की कोशिश करेंगे। और बीहड़ का जो क्षेत्र है, इसमें कोई ज़्यादा नुकसान हुआ नहीं है, केवल सलवटें पड़ गई। सलवटों को दूर करने के लिए जिस प्रकार से आयरन का यूज़ किया जाता है, तो इसी प्रकार से एक आयरन का यूज़ करने की आवश्यकता मानी जाती है। तो ये चंबल घाटी से रिलेटेड एक चित्र है जो आपके सामने है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं और क्या-क्या कह सकते हैं कि मृदा अपरदन के कारक कौन-कौन से हैं, कौन-कौन से एजेंट है जिसके द्वारा मृदा अपरदन होता है। तो सबसे पहला जो एजेंट है वो है वनोन्मूलन। वन का उन्मूलन, अब वन किस प्रकार से है? तो पौधे जो होते हैं मृदा की जड़ों को बांध कर रखते हैं और अपरदन नहीं होने देते। इसी प्रकार से जो पेड़ों की जो पत्तियाँ हैं और वो जो टहनियाँ हैं, वह उस मिट्टी में गिरकर ह्यूमस की वृद्धि करती है। ह्यूमस क्या होता है? वनस्पति और जीवों का सड़ा-गला अंश। तो इस प्रकार से धीरे-धीरे अगर पेड़ कट जाएँगे तो क्या होगा? एक तो उसमें ह्यूमस की मात्रा घट जाएगी, दूसरा कह सकते हैं कि उसकी जो मृदा की जो संरचना है वो भी ढीली हो जाएगी। तो इस प्रकार से जब वन विनाश होगा, तो जो मिट्टी है वह हवा द्वारा या पानी द्वारा आसानी से काटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाई जाएगी। तो इस प्रकार से वन उन्मूलन है जो मृदा अपरदन का एक महत्वपूर्ण कारक है। दूसरा है पशुचारण। अब पशुचारण किस प्रकार से? एक तो राजस्थान का अधिकांश जो क्षेत्र है वो शुष्क या अर्ध-शुष्क क्षेत्र है। अर्ध-शुष्क जो क्षेत्र है जिसे राजस्थान का बांगड़ कहा जाता है, तो इस बांगड़ जो क्षेत्र है, इस बांगड़ क्षेत्र में लोगों का मुख्य जो व्यवसाय है वो भेड़-बकरियों को पालना है। ठीक है? तो भेड़-बकरियों को जब वो पालते हैं तो उनको जब चराते हैं इन चरागाहों भूमि में, तो भूमि में जितनी भी जो वनस्पति उगती है, उनको अंतिम बिंदु तक कर समाप्त कर लेता है। यानी वो उगता है जैसे कि यहाँ पर कोई एक प्लांट उग गया है तो बकरी क्या करती है, उसमें जहाँ से उगती है वहाँ से खाएगी। जैसे कि ये पूरा मैं मान लेता हूँ कि ये बहुत बड़ी-सी एक झाड़ी है। वो क्या करेगी, ये ऊपर से खाएगी तो कोई बात नहीं, वापस प्रस्फुटित हो जाएगा, लेकिन वो क्या करती है, जहाँ से ये ज़मीन से जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ से भी उसको काट के खा जाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो मिट्टी का जो कह सकते हैं कि भाग जो है जिसके अंदर उसकी जड़ें थी, वो जड़ें उसको मिट्टी को होल्ड करके रखी थी, वो ढीली पड़ जाती है और जो भाग ढीले हो जाते हैं, जैसे कि उसको मुँह से जब वो घास को खींचेगी बकरी, तो क्या होगा कि जो मिट्टी की जो संरचना है, वो ढीली हो जाएगी और ढीली होने के बाद वो मिट्टी जो है हवा द्वारा या पानी द्वारा उड़ाकर लेकर चली जाएगी। नेक्स्ट है आपका झूमिंग या वालरा। वालरा क्या होता है? तो उसको जब भील पढ़ेंगे तो उसके अंदर विस्तार से पढ़ेंगे कि आदिवासी जनजातियों के द्वारा जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर की जाती है, स्लैश एंड बर्न, डालो, जलाओ और काटो और जलाओ या जिसे स्थानांतरित कृषि कहा जाता है या नॉर्थ ईस्ट जो भारत का हिस्सा है उसमें हम उसे झूमिंग कहते हैं। श्रीलंका के अंतर्गत उसको चन्या कहा जाता है, तो कहीं पर लदांग कहा जाता है, कहीं पर मिल्पा कहा जाता है। तो अलग-अलग क्षेत्रों में इसके अलग-अलग नाम है। तो इसी प्रकार से वालरा जो है राजस्थान में जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर की जाती है उसको कहा जाता है। तो ये जो एग्रीकल्चर की जाती है तो आदिवासी क्या करते हैं कि वनों को काटते हैं और काटने के बाद कृषि योग्य भूमि बनाते हैं। तो इससे भी मृदा का अपरदन धीरे-धीरे हो जाता है कि वनों का आवरण कट जाएगा तो अपरदन काफ़ी तेज़ से होगा। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट जो है अति सिंचाई। तो राजस्थान का जो सिंचित क्षेत्र है, जहाँ पर नहरी क्षेत्र है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में सिंचित कार्य किया जाता है, तो उससे लवणीय होती जा रही है। अब देखें कि मृदा या पानी पिलाने से भी क्या ज़मीन लवणीय हो जाती है? हाँ, तो बिल्कुल होती है। कैसे होती है? जिसको हम इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि किस प्रकार से मिट्टी कह सकते हैं लवणीय होती है। जैसे कि यहाँ पर मेरा कोई खेत है और खेत को मैंने पिलाया है पानी, पानी मेरे पास फ्री, अब फ्री का माल है तो सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे क्योंकि बड़ी आसानी से मिल रहा है, ना तो बिल भरना पड़ रहा है। तो पानी जब कह सकते हैं यहाँ पर बह रहा है, हमने पानी छोड़ा अपने खेत में, तो पानी जब इस क्षेत्र में पड़ा रहेगा तो कुछ छेद होते हैं, उन छेदों की सहायता से पानी जो है वो धरातल के अंदर प्रविष्ट होता है। तो धरातल के अंदर जब वो प्रविष्ट होगा, मान लीजिए ये यहाँ पर पानी पहुँच गया, ठीक है? अब मिट्टी में होता है खनिज पदार्थ, अब खनिज पदार्थ जब होते हैं तो पानी एक घोलक के रूप में उन सारे खनिज पदार्थों को, लवणीय पदार्थों को घोल देता है। अब घोल देता है, अब मिट्टी की भी एक क्षमता है कि उसमें पानी जितना सोख ले, जैसे कि आपने एक स्पंज लिया, अब स्पंज में आप पानी कितना रखोगे, ठीक है? तो उसकी ये कैपेसिटी है उतना उसने होल्ड कर दिया, लेकिन कैपेसिटी से ज़्यादा अगर उसके अंदर पानी डालोगे तो वो पानी को क्या करेगा? छोड़ेगा।
तो जब भी पानी को छोड़ेगा तो उसमें से जो पानी है वो एक्स्ट्रा पानी क्या हो जाएगा, वापस बाहर आएगा। अब पानी जमीन के अंदर था, पानी अंदर गया, अंदर के खनिज पदार्थों को उसने सोख लिया और सोखने के बाद वो जब वापस ऊपर की तरफ आता है तो जितने भी जो लवणीय पदार्थ होता है, जो सैलिनिटी होती है उसको कहलाता है, वो इस सरफेस पर जमा कर लेता है। तो सरफेस पर खारा पानी आ चुका है जमीन के अंदर से। तो जमीन के अंदर से जब नमक ऊपर आ चुका है, ऊपर आने के बाद क्या होगा कि हमारा जो सूरज है, वो अपना वर्क स्टार्ट करेगा। सूरज की रोशनी गिरेगी इस पानी के ऊपर, सूरज की रोशनी जब पानी के ऊपर पड़ेगी, तो क्या होगा कि पानी जो है वो पूरा का पूरा वाष्पीकृत हो जाएगा। पानी तो चला गया ऊपर और नमक कहाँ रहा? नमक बच गया यहाँ पर। तो यहाँ पर मिट्टी पर एक नमक जैसी सफेद परत दिखाई देगी, उससे हमारी मिट्टी लवणीय हो जाएगी। तो ज्यादा सिंचाई करने से भी लवणीयता का मात्रा धरातल में बढ़ जाती है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है राजस्थान के अंतर्गत, अति सिंचाई के कारण जमीन है खराब होती जा रही है। इसके अलावा रासायनिक उर्वरक, अब रासायनिक उर्वरक क्या है, तो हमें हमारे यहाँ पर वनस्पति वैसे ही कम है। वनस्पति कम है तो वनस्पति पर निर्भर रहने वाले जो जीव हैं, उन जीवों की संख्या भी कम है। तो जीव भी नहीं है और वनस्पति नहीं है, तो जो जैविक पदार्थ है जिसे ह्यूमस कहा जाता है, वो नहीं मिल पाता। इसलिए हम क्या करते हैं, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं। हम उसके अंदर यूरिया का प्रयोग करते हैं, हम उसके अंदर सल्फर, पोटास, डीएपी का सबका यूज करते हैं, विभिन्न कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं। उससे वो जमीन एक तो हो जाती है कठोर और धीरे धीरे उसकी उर्वरता बिल्कुल हो जाती है समाप्त। तो इस प्रकार से रासायनिक जो उर्वरक है, वह मिट्टी की उत्पादक क्षमता को खत्म कर रहे हैं। अब हमारी मजबूरी है कि हम कहाँ से उनकी उर्वरता को बनाए रखें, इसलिए हम विभिन्न प्रकार के रसायनों का प्रयोग करके उसकी उर्वरक क्षमता को बनाए रखते हैं। फिर है कृषि के अवैज्ञानिक ढंग। तो कृषि के अवैज्ञानिक ढंग किस प्रकार से है कि हम सही तरीके से जुताई नहीं करते हैं, फसलों को रोटेशन के साथ नहीं बोते, एक फसल बोई उसके बाद रोटेट करते हुए दूसरी एक ही फसल को बार-बार बोते हैं। जिस खेत में हर साल बाजरा है तो हर साल बाजरा ही बोएँगे, मूँग है तो मूँग ही बोएँगे, गेहूँ है तो गेहूँ बोएँगे। तो हम लगातार अगर फसल चक्रण को नहीं अपनाते हैं, तो जो आवरण फसलें होती है यानी जो कवर क्रॉप्स होती है, उनको हम गलत तरीके से बोते हैं तो मिट्टी का अपरदन अधिक होता है। तो ये कुछ रीज़न्स हैं जिससे हमारे अपर्दन की समस्या राजस्थान के अंतर्गत देखी जाती है। और मिट्टी की समस्या ये तो थी, अपर्दन के कारण तो सबसे पहले तो हमने अपर्दन देख लिया। अब मिट्टी की कुछ प्रॉब्लम्स है, तो मिट्टी की प्रॉब्लम्स में सबसे बड़ी समस्या है जलाधिक्य की समस्या, इसे सेम की समस्या कहा जाता है। अब सेम क्या होता है इसको हम समझते हैं कि जब किसी क्षेत्र में जल का स्तर फसल के जल क्षेत्र में स्थित मिट्टी को आर्द्रता प्रदान करके वायु के सामान्य प्रवाह को रोक देता है, तो ऑक्सीजन की कमी और कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता हो जाती है और मिट्टी क्या हो जाती है, दलदली हो जाती है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा आसान से कर लेता हूँ कि जब ऐसी स्थिति होती है, तो ऐसी स्थिति में जलाधिक्य की समस्या में क्या होता है, एक डायग्राम से समझते हैं हम। देखिएगा, ये हो गया डायग्राम। अब इस डायग्राम में क्या हुआ, क्या पानी बहुत ज्यादा मिल रहा है मिट्टी को, तो इंदिरा गांधी जो नहर है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना है जिसे आईजीएनपी कहा जाता है, तो उसका नहरी क्षेत्र है। तो नहर के दोनों तरफ के क्षेत्र में जो पानी थोड़ा-थोड़ा सा रिसाव होकर चला जाता है। लंबे समय तक एक ही जगह पर पानी बह रहा है, तो सीमेंट के अंदर से भी पानी रिसाव होकर धीरे-धीरे बाहर आता है। तो बाहर पानी जमीन को इतना अधिक मिल रहा है कि वो पानी जो है, वो सोख ही नहीं रहा। वो जमीन पर पड़ा ही पड़ा है। वो उतना ही पड़ा है जितना था, वो कभी कम नहीं होता है। तो वहाँ पर जल भराव या जलाधिक्य की जो समस्या हो जाती है, तो उसे कहा जाता है सेम की समस्या, यानी मिट्टी में जल सोखने की समस्या जो क्षमता है वो समाप्त हो चुकी है। तो इस कारण वहां पर पानी न तो निकल पा रहा है, ठीक है, वहीं पर पड़ा रह रहा है। तो खेतों में इस प्रकार से जो पानी है वो भरा रहता है और मिट्टी जो है दलदली हो जाती है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वायु का जो प्रवाह है सामान्य वनस्पतियों में एकदम रुक जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है और मिट्टी जो है धीरे-धीरे पूरी-पूरी खराब हो जाती है, जिसे कहा जाता है सेम की समस्या। दूसरी है भूमि की उर्वरा शक्ति कम होना। भूमि की उर्वरा शक्ति किस प्रकार से कम हो रही है? पहले तो हमारा जो राज्य है, उसका कृषक काफ़ी निर्धन है। इसकी
परिणाम स्वरूप वो नवीन साधनों का प्रयोग नहीं कर पाता। प्रति हेक्टर हेक्टेयर जो उत्पादन है वो बहुत कम होता है। इसके लिए मिट्टी उसके समाधान के लिए उसको क्या चाहिए? मिट्टी के कटाव को रोकना पड़ता है, सेम की समस्या का निवारण करना पड़ता है, भूमि को बंजर होने से बचाना है, फसलों को हेर-फेर से बोना है, खाद का बराबर प्रयोग करना है, कृषि वैज्ञानिक विधियों को अपनाना है, लेकिन गरीब है। गरीब होने के कारण ये समस्याएँ दूर नहीं हो सकती और इस कारण भूमि की उर्वरा शक्ति कम हो रही जा रही है। यानी रासायनिक खादों की जगह वो जैविक खादों का प्रयोग नहीं कर पाता है। यही कारण है कि भूमि जो है उर्वर हो रही है। फिर है खरपतवार की समस्या है, सभी के साथ है। अवांछित जो पौधे होते हैं वो काफ़ी मात्रा कर लेते हैं, तो मुख्य जो उपज होती है उसका उत्पादन है कम हो जाता है। तो जो अवांछित जो फसलें होती है वो क्या करता है कि जो मुख्य फसल को जितने भी पोषण पदार्थ जो पोषक पदार्थों की आवश्यकता था उसका सेवन वो खुद कर लेता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि खरपतवार जो होते हैं तो रासायनिक जो पोषक तत्व है उसकी मात्रा को घटा देते हैं। अब हम क्या करना पड़ता है या फिर तो उसको निदान करके खरपतवार को उखाड़ने का जो काम किया जा सकता है या फिर हम रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करके इसको दूर करते हैं। अब रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करेंगे तो मिट्टी भी खराब होगी और अगर हम निदान का काम करवाएँगे तो वो में आजकल मज़दूरी काफ़ी बढ़ चुकी है। ऐसी स्थिति में कह सकते हैं कि दोनों ही तरीके से ये बड़ी समस्या है कि इसका कैसे सम्मिलित या इसको दूर किया जा सके। फिर है मरुस्थल का प्रसार। मरुस्थल का प्रसार किस प्रकार से है? तो जो मरुस्थल है, पहले तो राजस्थान में था, अब पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ रहा है। तो ये धीरे-धीरे कह सकते हैं कि ये धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है। हालाँकि इस समाधान के लिए हमारे यहाँ पर काजी का एक इंस्टीट्यूट है, वो जो मरुस्थल का जो प्रसार होता है उस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के वृक्षों की पंक्तियाँ लगा रहा है। यानी जब हवा चल रही है उसी की दिशा में यानी मरुस्थल का प्रसार किस प्रकार से रोका जा रहा है? कि हमें पता है कि मरुस्थल जो है इस प्रकार से मूव कर रहा है, ठीक है? तो जहाँ पर मूव कर रहा है उसी दिशा में वो क्या कर रहा है, यहाँ पर पेड़ लगा दिया, यहाँ पर पेड़ लगाया तो पेड़ों की पंक्तियाँ लगा दी। तो मरुस्थल है वो यहीं पर रुक जाएगा। तो मरुस्थल इस प्रकार से जो रोकने की यानी जब रेगिस्तान इस प्रकार से आगे बढ़ता है, ठीक है? रेगिस्तान जब इस प्रकार से आगे बढ़ता है तो उसे रेगिस्तान का मार्च कहते हैं। जिस प्रकार से एक अरावली के बीच में दर्रे हैं, मैंने बात की थी देखिएगा मैं आपको एक स्लाइड्स के माध्यम से दिखाता हूँ। जैसे कि अरावली, अब मैंने बनाया ये अरावली है, ठीक है? यहाँ पर मैंने बना दिया अरावली और यहाँ पर है हमारा डी फॉर डेजर्ट और यहाँ पर ईपी यानी यह हो गया ईस्टर्न प्लेन यानी पूर्वी मैदान और ये है हमारा अरावली। अब अरावली के बीच में आप देखेंगे कि ये कुछ गैप है। ये देखिएगा ये गैप है, ये गैप है, ये गैप है। तो जो डेजर्ट है, अब हवाएँ जो है पश्चिम से चल रही है, तो वो क्या कर रही है हवाएँ जो हो रही है यहाँ पर अरावली और मरुस्थल के प्रसार को तो रोक देती है। लेकिन जो गैप है उस गैप से ये हवाएँ क्या हो रही है बाहर। मैंने सांबर गैप का उदाहरण दिया था। सांबर का जो गैप है वहाँ से जो मरुस्थल की जो हवा है वो ईस्टर्न प्लेन में जा रही है। ठीक है? तो मरुस्थलों का जो प्रसार हो रहा है, तो इस मरुस्थल के प्रसार को रोकने के लिए क्या किया जा रहा है कि जहाँ से हवाएँ आ रही है उसके बीच में बहुत सारे पौधे लगाए जा रहे हैं और इस प्रकार से जब मरुस्थल जो है इस प्रकार से आगे बढ़ता है, ठीक है? धैर्यन दौरे जो है आगे से आगे शिफ्ट होते रहता है। तो इस प्रकार से इसे कहा जाता है रेगिस्तान का मार्च। तो रेगिस्तान का जो मार्च है यानी रेगिस्तान का जो आगे बढ़ने की जो प्रोसेस है, इसको इस प्रकार से रोका जा सकता है। तो इस प्रकार की जो प्रोसेस है, इसके माध्यम से हम रेगिस्तान के मरुस्थल के जो प्रसार है उसको रोक सकते हैं और काजरी जो इंस्टीट्यूट है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जो है, काजरी जिसे कहा जाता है, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट काजरी कहाँ है? पता होगा आपको, जोधपुर के अंतर्गत है। तो वो वृक्षों की पंक्तियाँ लगाकर इस प्रकार से मरुस्थल के प्रसार को रोक रही है। अब अपर्दन के लिए क्या कर सकते हैं? तो हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं कि जैसे कि वृक्षारोपण कर सकते हैं, चराई पर नियंत्रण कर सकते हैं, खेतों की मेड़बंदी करते हैं ताकि पानी का जो वेग है तो कम हो जाए। जो ऊँचे-ऊँचे क्षेत्र हैं वहाँ पर समोच्चरे की खेती कर सकते हैं, टेढ़ी-मेढ़ी खेती या जो सीढ़ीदार खेती है वो कर सकते हैं। तालाबों का निर्माण कर सकते हैं, पहले जो पानी है वेस्ट जो ज़्यादा बहे नहीं, बाँधों का निर्माण कर सकते हैं। इसके अलावा जो चरागाहों के लिए निश्चित भूमि लगा सकते हैं, वृक्षों की पट्टी लगाकर भी हम इस प्रकार से रोक सकते हैं और जो मिट्टी के लिए लाभदायक जो जीव है जैसे कि केंचुआ है या कोई जो सूक्ष्म जीव है, उनके माध्यम से हम जैविक कृषि को बढ़ाकर भी इसका समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा मिट्टी की समस्याओं का था। अब वापिस पूरा का पूरा जो रेगिस्तान की मिट्टियों का है,
उसके बारे में एक बार वापस पढ़ लेते हैं कि मिट्टी क्या है। तो भूपृष्ठ पर पाई जाने वाली जो असंगठित पदार्थों की, असंगठित यानी वो जुड़े हुए नहीं है एक दूसरे के पदार्थ, मिट्टी के अंदर अगर आप देखेंगे तो लोहे के तत्व भी मिलेंगे, वनस्पति के अंश भी मिलेंगे, कुछ जीवों के छोटे-छोटे टुकड़े भी मिलेंगे, पानी भी मिलेगा, हवा भी मिलेगा, तो ये मिलकर मिट्टी बनाते हैं। तो जो ऊपरी परत होती है, उसे हम मिट्टी कहते हैं। मृदा किससे बनती है? तो मृदा के बनाने में जलवायु का योगदान रहता है। उच्चावच यानी पर्वत है, पठार है, मैदान है, तो उसका भी योग रहता है कि मिट्टी के अंदर वही पदार्थ होंगे। पैतृक चट्टान यानी उसकी पैरेंटल रॉक, किस रॉक से बना हुआ है? अगर लाल पत्थर है, तो लाल पत्थरों से लाल मिट्टी बनेगी, पीले पत्थर है तो पीली मिट्टी बनेगी, काले पत्थर है तो काली मिट्टी बनेगी। समय, टाइम लगता है, मिट्टी की एक परत, 1 सेंटीमीटर परत बनाने में लगभग करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। और हम और आप क्या करते हैं? 1 मिनट में कुदाली ली और उसको समाप्त कर सकते हैं। जैवमंडल यानी उसके अंतर्गत जीवों के अवशेष भी शामिल होते हैं, पौधे और ढाल। स्लोप, अगर स्लोप नहीं है तो मिट्टी का अपक्षय होगा, अपरदन नहीं हो पाएगा, या पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर डिपोजिशन नहीं हो पाएगा, तो मृदा नहीं बनेगी। राजस्थान की मिट्टियाँ कितने प्रकार की है? तो मरुस्थलीय मिट्टी या मृदा रेतीली है, पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। कम उपजाऊ होती है, लवणता अधिक होती है, जल धारण करने की क्षमता इसकी कम होती है। इसी प्रकार से लाल पीली जो है सवाई माधोपुर में, सिरोही में, राजसमंद में, उदयपुर में पाई जाती है। लो ऑक्साइड की उपस्थिति इसमें पाई जाती है। लाल लोमी डूंगरपुर, उदयपुर, दक्षिणी राजसमंद में पाई जाती है। मक्का, चावल और गन्ने की कृषि की जाती है। नेक्स्ट है मिश्रित लाल व काली, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा में पाई जाती है। उपजाऊ मिट्टी है, कपास, गन्ना और मक्के की कृषि की जाती है। काली मृदा कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, जल धारण की क्षमता काफी अधिक होती है, काफी उपजाऊ होती है। कपास, गन्ना, धनिया, सोयाबीन और चावल इसमें उगाया जाता है। कछारी या दोमट मिट्टी पूर्वी राजस्थान के जितने भी जो जिले हैं उसमें पाया जाता है। उसके अलावा गंगानगर, हनुमानगढ़ के अंदर रेतीली दोमट मिट्टी भी पाई जाती है। गंगा नदी का क्षेत्र है। उपजाऊ मृदा है, गेहूं, सरसों, कपास, तंबाकू इसके अंतर्गत उपजाए जा सकते हैं। भूरी बनास नदी का जो क्षेत्र है, टोंक का जो क्षेत्र है, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली का जो क्षेत्र है, वहां पर भूरी मृदा पाई जाती है। धूसर, धूल जैसी मिट्टी जो आपके भूरी रेतीली है, कम उर्वरक होती है, आपके पाली के क्षेत्र में आपको इस प्रकार की देखने को मिलेगी। लवणीय मृदा बाड़मेर और जालौर का जो क्षेत्र है, अनुपजाऊ होती है, खारी होती है, और पर्वतीय मृदा जो होती है वो आपको अरावली क्षेत्रों के अंतर्गत देखने को मिलेगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बढ़ते हैं फिर आगे। नेक्स्ट है नवीन वर्गीकरण किस प्रकार से? एंटीसॉल्स जो है पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र है, वहां पर एंटीसॉल्स मिलेंगे। एरिडोसॉल्स जो है आपको मिलेंगे तो अर्धशुष्क या बांगड़ का जो क्षेत्र है। इंसेप्टिसॉल्स जो मिलेगी आपको पर्वतीय क्षेत्रों में मिलेगी। एल्फीसॉल्स पूर्ण मैदानी प्रदेश में मिलेगी, पूर्वी ये पूर्व है। मैदानी प्रदेश में वर्टिसॉल्स है जो हाड़ोती हाड़ोती हटीती न परे इसके हाड़ोती क्षेत्र में मिलेगी। ये काली मृदा का जो क्षेत्र है वहां पर देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से ये वर्गीकरण भी किया जा सकता है। ये अमेरिकन वैज्ञानिक वर्गीकरण के नाम से इसे जाना जाता है। बढ़ते हैं आगे। मृदा अपरदन की क्या समस्या है? तो इन समस्याओं को हम वैसे पढ़ चुके हैं। मृदा आवरण जो है धीरे धीरे समाप्त होता है, उसे हम रेंगती मृत्यु या क्रिलिंग डेथ भी कहते हैं। मृदा अपरदन शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में अधिक होता है, तो पवन द्वारा यहाँ पर मिट्टी की ऊपरी परत हटा दी जाती है। जल अपरदन बाढ़ या तेज वर्षा के कारण जब उपजाऊ मिट्टी की ऊपरी परत जब कट जाती है। और नलिका अपरदन को हमने कहा कि बीड़ वाला जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत होता है। कारण क्या है? वनोन्मूलन, पशुचारण, झूमिंग, शूमिंग नहीं है, झूमिंग है। झूमिंग, अति सिंचाई, रासायनिक उर्वरक, अवैज्ञानिक कृषि, ये कुछ कारण है जिसके कारण होता है मृदा की समस्या। जो सेम की समस्या है जो इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में होती है, उर्वरक शक्ति का निरंतर कम होना है। खरपतवार की समस्या, मरुस्थल का जो प्रसार हो रहा है, रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? तो वृक्षारोपण कर सकते हैं, चराई पर नियंत्रण कर सकते हैं, फसलों को बदल बदल कर बो सकते हैं, सीढ़ीदार खेती कर सकते हैं, हरित पट्टी का विकास कर सकते हैं। हरित पट्टी का यानी जिस तरह मरुस्थल बढ़ रहा है उस तरफ पेड़ों की एक कतार लगा दें, बहुत सारी हरित पट्टी लगाकर उस मरुस्थल को रोक सकते हैं, मिट्टी के अपरदन को रोक सकते हैं। जैविक कृषि में आप विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों के उपयोग को कम करके जैविक जो रसायन है उनका उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद कृषि की जागरूकता में वृद्धि कर कर भी हम इस प्रकार से इसे कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम मृदा और मृदा के अपरदन या मृदा की विभिन्न समस्याओं को दूर कर सकते हैं।